बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुकेश सहनी की प्रेस वार्ता रद्द हो गई है। मुकेश सहनी को मिली सीटों की सूची, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। आरजेडी के प्रतिनिधि लेकर सूची पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर अब तक मंथन चल रहा है। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन अब तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। किसी के भी नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि महागठबंधन में फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। महागठबंधन में प्रत्याशियों को लगातार सिंबल दिए जाने के बाद वीआईपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य अब टूटता जा रहा है, क्योंकि वीआईपी की सीटों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पटना के होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर मुकेश सहनी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। इस बार भी खंजर ना भोंक दे। कौन? तेजस्वी यादव अपना कल नॉमिनेशन करा लिया, आप हम लोग के रोके हुए हैं, ऐसे कैसे होगा? आप 15 तारीख को नॉमिनेशन करवाए तो हमारा भी कैंडिडेट के सबके नॉमिनेशन हो जाना चाहिए था। आज ही फैसला होगा। अब की बार या तो नैया पार होगा, न तो नैया डुबा देंगे। नैया डुबा देंगे? एकदम डुबा देंगे। किसकी नैया डुबा देंगे? महागठबंधन के नैया डुबा देंगे, अगर नहीं हम लोग के सम्मानजनक सीट डिप्टी सीएम घोषणा किया तो। बहुत गलत, सबका नॉमिनेशन हो गया। यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 8-10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। रोज आज सोच रहे हैं कि क्लियर होगा, कल क्लियर होगा। और देखिए, जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 2 दिन में सीएम नीतीश ने पार्टी के सभी 101 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। कई विधायकों को रिपीट किया गया है और पिछले चुनाव में हार के बावजूद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर सीएम नीतीश ने दोबारा भरोसा जताया है। जेडीयू की इस लिस्ट में क्या है ये खास समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को 57 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद गुरुवार को जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में भी करीब 50% यानी 22 नए चेहरों पर सीएम ने भरोसा जताया है। 16 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार हारे 6 प्रत्याशियों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 महिलाओं का नाम शामिल है। 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट की तरह ही सीएम ने न्यू फेस और जाति फैक्टर पर ही दूसरे चरण की भी रणनीति बनाई है। जेडीयू ने वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल से, जयंत राज को अमरपुर और जमा खान को चैनपुर से टिकट दिया है। जमा खान के अलावा मुख्यमंत्री ने 3 और मुस्लिमों को टिकट दिया है। अररिया से शगुफ्ता अजीम, अमौर से सबा जफर को पिछले चुनाव में हार के बावजूद टिकट दिया गया। बीजेपी कोटे की जोकीहाट सीट पर इस बार जेडीयू ने मंजर आलम को मैदान में उतारा है। पिछली बार निर्दलीय जीते मंत्री सुमित कुमार सिंह को चकाई, लेशी सिंह को धमदाहा और शीला मंडल को फुलपरास से टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं में केसरिया से शालिनी मिश्रा, बाबू बरही से मीना कामत और शिवहर सीट से नए चेहरे श्वेता गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिवेणीगंज सुरक्षित सीट से सोनम रानी सरदार, बेलागंज से उपचुनाव जीतने वाली मनोरमा देवी और आरजेडी से पाला बदलकर आई विधायक विभा देवी को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार चुनाव हारे शंभू सुमन को मनिहारी, मनीष कुमार को धुरैया और वशिष्ठ सिंह को करगहर से टिकट दिया गया है। जहां पीके की जन्मस्थली से जनसुराज ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को चुनाव मैदान में पहली बार उतारा है। जेडीयू ने पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से, शिवहर विधायक चेतन आनंद की सीट बदलते हुए नबीनगर से और मगध के कद्दावर भूमिहार नेता अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को घोसी से टिकट दिया है। बीजेपी के साथ कई सीटों की अदला बदली में सीएम नीतीश ने पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, कहलगांव से शुभानंद मुकेश और काराकाट से महाबली सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा टिकट बंटवारे में
जेडीयू की बनाई गई रणनीति चुनाव में कितना कारगर साबित होती है और सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव की पत्नी का चुनाव लड़ना मुश्किल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेसारी लाल यादव की पत्नी नहीं लड़ेंगी चुनाव। आपको बता दें कि आरजेडी से चुनाव लड़ने वाली थी चंदा, बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है चंदा का नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनावी रणभूमि में नहीं उतर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, इस खबर पर और अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। रवि, क्या जानकारी है? वोटर लिस्ट में खेसारी लाल यादव की पत्नी का नाम क्यों नहीं है? देखिए, जब ये नियम है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं कहीं से भी, तो बिहार में किसी भी विधानसभा में उस राज्य में आपका नाम होना जरूरी है। और ये तकनीकी पहलू जो है खेसारी की पत्नी या खेसारी को लाल यादव जो है उनको नहीं पता था, और यही कारण है कि वो उनको टिकट मिला, लेकिन टिकट मिलने के समय ये ना पार्टी को जानकारी मिली, ना उन्हें ये तकनीकी जो है वो रीजन पता था, और उनको सिंबल दिया जा चुका है। अब चूंकि पता चला है कि अगर नामांकन करना है तो उससे पहले यहाँ का वोटर लिस्ट होना जरूरी है, लेकिन अब के समय में वोटर जो कार्ड है वो बनना मुश्किल है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी जगह खेसारी लाल यादव खुद जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक खेसारी लाल यादव की जो पत्नी है चंदा देवी, उनका जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो मुंबई में है। मुंबई में पति के साथ जो हमेशा मुंबई में रहते आई हैं, वहां पर वो वोट भी देती हैं, तो ये यहाँ ट्रांसफर नहीं करा पाए लोग, और इसके कारण यहाँ पे बिहार में उनका नाम नहीं है। और यही एक तकनीकी कारण है जिसके कारण वो चुनाव लड़ने से वंचित रह सकती हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य होता है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, तभी आप उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि सिंबल मिल चुका है। अब खबर ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खुद खेसारी लाल यादव चुनावी रणभूमि में उसी सीट से उतर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का बहुत खास ख्याल रखा है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या है जातीय समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपीआरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है।
अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमियार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बीजेपी नेताओं के नामांकन में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे डाला जिस पर सियासी घमासान मच गया है। सीएम योगी ने तीखा निशाना साधा कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास नहीं बुर्का चाहिए। इस पर बिहार में विकास बना बुर्के की सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दल जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। नामांकन में भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दानापुर में रामकृपाल यादव और सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू के नॉमिनेशन में शामिल हुए। सहरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और बुर्का बनाम विकास की सियासत का आरोप लगा दिया। तब यहाँ पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर लोकतंत्र को कमजोर करने और बिहार चुनाव में फर्जी वोटिंग कराने की तैयारी का आरोप लगाया है। साथ ही तंज कसा कि मतदान केंद्रों पर बुर्का वाली महिलाओं की पहचान का विरोध करना विकास बनाम बुर्के की नई शरारत है। सत्ताधारी दलों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया और आरजेडी और कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए। महागठबंधन के घटक दलों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी लगातार बुर्के के बहाने घुसपैठियों से मतदान कराने की फिराक में है और विकास के इस दौर को देख नहीं पा रहा है बिहार का विपक्षी दल। ऐसा लगता है कि सिर्फ सत्ता पाने की आपाधापी में नेता, प्रतिपक्ष और संपूर्ण विपक्ष आज लगा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू जनता से पूछ रही है कि क्या फर्जी मतदाताओं को वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस यही चाहती है, इसीलिए बुर्के को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं। इन आरोपों पर विपक्षी दलों ने जोरदार पलटवार किया और मुस्लिम महिलाओं को लेकर असंवेदनशील सियासत न करने की नसीहत दी। बड़े महाराज जी योगी अवैधनाथ जी के भतीजे न होते तो योगी आदित्यनाथ कहीं घोंघा चुन रहे होते। उस आदमी को इतना तक नहीं पता है कि खुद निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि उसे बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। बावजूद इसके उस आदमी को यह तक नहीं पता कि अगर कोई घुसपैठिया है भी तो उसे खोज कर बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। राजनीति में जितना परिवारवादियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती है, जितना परिवारवादियों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है, उतना कोई नहीं दे रहा है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि एसआईआर में भी बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी वोटरों की संख्या का पता नहीं चल पाया। बीजेपी बेवजह हिंदू मुस्लिम की सियासत करना चाह रही है, जबकि सत्ता पक्ष विरोधियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में घुसपैठ और बुर्का बनाम विकास की सियासत से किसे कितना फायदा पहुँचता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और सहरसा संवाददाता अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से नॉमिनेशन किया है। तेज प्रताप यादव अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर लेकर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दौर जारी है। गुरुवार को तारापुर से सम्राट चौधरी, सरायरंजन से विजय चौधरी और छातापुर से नीरज कुमार बबलू जैसे दिग्गजों ने नामांकन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन की हो रही है। माँ बाप का और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामना नहीं। तेज प्रताप अपने साथ अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर लेकर नॉमिनेशन करने पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि दादी सर्वोच्च है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये हमारी दादी है। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ है। माँ मर्छिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। मर्छिया, ये जरा दिखाइए शॉर्ट से, ये दादी को आप साथ लेकर जा रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए। दादी तो सर्वोपरि है ना। तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन की चर्चा तब और ज्यादा होने लगी जब सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियाँ मिले और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो। भाई, ढेरों शुभकामनाएं, स्नेह व आशीर्वाद। पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सम्मान हासिल करने वाली रोहिणी आचार्य के कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर नाराजगी की खबर आई थी। उनके एक पोस्ट से कई सवाल भी खड़े हुए थे और अब रोहिणी ने अपने उस भाई को शुभकामना दी है जो परिवार और पार्टी से अलग अपनी पार्टी बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूरज भान के आरजेडी ज्वाइन करने और उनकी पत्नी वीणा देवी को मोकामा से आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मोकामा की सियासी लड़ाई दो बाहुबली अनंत सिंह वर्सेस सूरज भान के बीच होने जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बुधवार रात की है जब कुछ ही घंटे पहले पशुपति पारस की आरएलजेपी से रिजाइन करने वाले पूर्व सांसद सूरज भान तेजस्वी यादव से मिले, आरजेडी की सदस्यता ली और फिर उसके अगले ही दिन सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ने आरजेडी का सिंबल लेकर मोकामा सीट से नॉमिनेशन कर दिया। ऐसे में मोकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि मोकामा में कहने को तो कागज पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के बीच ही होने जा रहा है, लेकिन जमीन पर असली लड़ाई भूमिहार जाति के दो बाहुबलियों के बीच होगी और ये बाहुबली हैं छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच। अनंत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मोकामा में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। अब आरजेडी की टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में उतरी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी यही बात दोहरा रही है। वो तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी मैडम? कुछ भी नहीं है। मोकामा मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार है। सब 2005 से लेकर अब तक मोकामा सीट पर अनंत सिंह का सीधा प्रभाव रहा है, या तो वो जीते हैं या उनकी पत्नी। आरजेडी ने दूसरे बाहुबली सूरजभान के जरिए मोकामा में अनंत सिंह के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। सूरजभान ने साल 2000 में अनंत सिंह के भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था, लेकिन 2005 के बाद से मोकामा की तस्वीर बदली है और अनंत सिंह अजेय साबित होते रहे हैं। देखना होगा इस बार भी सूरजभान उनके तिलिस्म को तोड़ पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। समस्तीपुर में सरायरंजन नार घोघी के हाई स्कूल मैदान से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और यहां से मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लगातार चौथी दफा नामांकन का पर्चा भरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं बिहार में 15 साल के लालू राबड़ी के शासन की दुर्दशा की कहानी भी लोगों को बताई है। कार्यक्रम में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हम लोगों के पहले जो सरकार थी, लोगों की याद है ना, पहले क्या स्थिति थी?
पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, मालूम है ना। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों का था मोटे तौर पर ये काम। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके लिए काम किया, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है उसी समय से। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। और देखिए, दरभंगा के बहादुरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। यहां से मदन सैनी जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने 20 साल पहले की सरकार में बिहार की दुर्दशा के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी। साथ ही केंद्र के सहयोग से डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम होने का दावा किया है। सभा में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार जी के सरकार और एनडीए सरकार बनाने में दरभंगा ग्रामीण से आज तक हम लोग एमएलए नहीं बन पाए। 20 साल से हमारा बिहार में सब जगह 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो जीते, राघोपुर भी जीते, लेकिन दरभंगा ग्रामीण हम लोग 1 बार भी नहीं जीत पाए। इस बार पार्टी ने और एनडीए ने तय किया है कि भाई ईश्वर मंडल जी को लड़ाना है, और मुझे पक्का विश्वास है इस बार 10 का 10 सीट एनडीए दरभंगा में जीत करके जाएगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और देखिए, बड़ी खबर नालंदा जिले से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी की सभा में जबरदस्त बवाल हो गया है। नौबत पुलिस लाठीचार्ज तक पहुंच गई और नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ गई। दरअसल मनोज ताती ने बिहार शरीफ सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया और नामांकन के बाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गायक रोशन रोही पहुंचे, लेकिन गायक के पहुंचते ही ज्यादा भीड़ होने से कार्यक्रम के दौरान ही भगदड़ की स्थिति हो गई। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार श्रम कल्याण केंद्र मैदान में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से श्रम कल्याण केंद्र मैदान में जो है आज नॉमिनेशन के बाद जो है यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रोशन रोही को बुलाया गया था, जहाँ पर भगदड़ मची और कुर्सियां टूटी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है काफी भगदड़ मचने के बाद जो है जमकर कुर्सियां तोड़ी गई है। खास करके रोशन रोही जो है सिंगर है, उसे बुलाया गया था आज नामांकन के दौरान। और नामांकन का जो मेयर पति है वो जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहाँ पर जो है आज जो है इस तरह का भगदड़ मची है। हालांकि यहाँ पर जो है बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जमकर कुर्सियां तोड़ी गई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन जो है आखिर किस जो है ग्राउंड पर जो है अनुमति दी थी। अगर अनुमति दी थी तो जिला प्रशासन कहाँ थे? अगर इस तरह के भगदड़ में जो अगर किसी तरह का कोई बड़ी हादसा होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि आयोजक भी जो है यहाँ पर लापरवाही दिखे, यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लापरवाही दिखी है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है आज भगदड़ मची है और कुर्सियां जमकर तोड़ी गई है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एलजेपीआरवी की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। एलजेपीआरवी की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी ने बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। एलजेपीआरवी की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। गया और बोधगया से श्री श्यामदेव पासवान को बनाया गया है। नवादा रजौली से विमल राजवंशी उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोविंदपुर सीट से श्रीमती विनीता मेहता बनाई गई है। मुजफ्फरपुर बोचहा से श्रीमती बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण गोविंदगंज से अगर हम शुरुआत करें तो राजू तिवारी गरखा से सीमांत मृणाल। इसके अलावा बेगूसराय साहेबपुर कमाल सीट से श्री सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। बरबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी को टिकट मिला है। मखदूमपुर से रानी कुमारी, ओबरा से प्रकाश चंद्र, सुगौली से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, बेलसंड से अमित कुमार, मढ़ौरा से सीमा सिंह,
शेरघाटी से उदय कुमार सिंह, इसके अलावा बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी, गोविंदपुर से बिनीता मेहता, बोचहा से बेबी कुमारी, बख्तियारपुर से अरुण कुमार, फतुहा से रूपा कुमारी, बहादुरगंज से कलीमुद्दीन और महुआ से संजय कुमार सिंह को चुनावी रणभूमि में उतारा गया है। चिनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, मनेर से जितेंद्र यादव और कसबा से नीतीश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो सबसे गौर फरमाने वाली जो सीट है वो महुआ सीट है, जिसको लेकर अंतिम पेज फंसा हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा इस सीट को मांग रहे थे, चिराग पासवान भी अड़िग थे। तो इस सीट से चिराग पासवान को जो ये सीट मिली महुआ की, उन्होंने जिस उम्मीदवार का चयन किया है उनका नाम है संजय कुमार सिंह। तो परबत्ता से बाबूलाल शौर्य हैं। कुल मिलाकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई है, जिसमें पहली लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन आज पूरी लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें कुल मिलाकर 29 प्रत्याशियों के नाम सामने हैं, उम्मीदवारों के नाम सामने हैं, जो अब नॉमिनेशन करेंगे और चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एलजेपीआरवी को लेकर। तो डेहरी से राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बलरामपुर से संगीता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य नामों की चर्चा करें तो मखदूमपुर से रानी कुमारी हैं, साथ ही साथ ओबरा से प्रकाश चंद्र हैं उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, और साथ ही कुछ अन्य नामों की चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर 29 सीट पर उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सबसे पहले गोविंदगंज, जो खास सीट मानी जा रही थी, राजू तिवारी के लिए पहले से ही इसकी मांग चिराग पासवान कर रहे थे, वो सीट उन्हें दे भी दी गई है। दरौली से विष्णुदेव पासवान को टिकट मिला है। इसके अलावा गरखा से सीमांत मृणाल को टिकट दिया गया है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें गई हैं और इसी बीच 29 सीटों पर कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गोविंदगंज से राजू तिवारी हैं, इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, दरौली से विष्णुदेव पासवान है, गरखा से सीमांत मृणाल है, बकरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बलरामपुर से संगीता देवी हैं, मखदूमपुर से रानी कुमारी है, ओबरा से प्रकाश चंद्र हैं, सुगौली से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, बेलसंड से अमित कुमार, मढ़ौरा से सीमा सिंह, शेरघाटी से उदय कुमार सिंह, इसके अलावा बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी, गोविंदपुर से बिनीता मेहता, बोचहा से बेबी कुमारी, बख्तियारपुर से अरुण कुमार, फतुहा से श्रीमती रूपा कुमारी, बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन, महुआ से संजय कुमार सिंह, चिनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, मनेर से जितेंद्र यादव और कसबा से नीतीश कुमार सिंह। तो ये है 29 प्रत्याशियों की लिस्ट जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चुनावी रणभूमि में आपको नजर आएंगे। और फिलहाल अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।